नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने आज वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश किया। बजट में जनता को लुभाने की कोशिश हुई है, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं है। गरीबों को सर पर छत दी जा रही है और उनकी सेहत का बीमा करने की बात कही गई है। हरियाणा के वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने शुक्रवार को साल 2013-14 का कर रहित बजट पेश किया। साल 2013-14 के लिए 27,071.32 करोड़ रुपए का योजनागत बजट पेश किया गया। किस क्षेत्र को कितना मिला, आइए जानते हैं। कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए 1,854 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। वहीं बिजली क्षेत्र को 5,232 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। सिंचाई क्षेत्र के लिए 2,240 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। वहीं सड़क और परिवहन क्षेत्र को 4,471 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। शहरी विकास क्षेत्र के लिए 3,112 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। वहीं शिक्षा क्षेत्र के लिए इस बार 8,944 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। खेल क्षेत्र को 173 करोड़ से ज्यादा रुपए और वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए 2,044 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता क्षेत्र को 3,216 करोड़ रुपए मिले हैं। ग्रामीण एवं पंचायत क्षेत्र को 1,898 करोड़ से ज्यादा मिले हैं। No intention to impose any new tax in this budget. I have immense faith in the growth of the state economy and the hard work and industrious people. We expect a growth of 17.26 in VAT to yield 19,288.61 crore. The excise policy already announced by the government will yield 4,000 crore in excise year. 2013 and 14, beside the stamp and registration, passenger and good tax, share our central taxes, vehicle taxes, etc. will take our receipts on the tax revenue to 32,268.24 crores. हरियाणा सरकार ने अपने बजट में कुछ नई योजनाओं का भी ऐलान किया है। समाज के कमजोर तबके को सस्ते आवास देने के लिए प्रियदर्शनी आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। शुरुआत में 2 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अंतर्गत हर लाभार्थी को मकान बनाने के लिए अनुदान के तौर पर 81,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर तबके के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए 1.5 लाख मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है। साल 2013-14 के लिए आम आदमी बीमा योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक मौत पर 30,000 रुपए का बीमा, दुर्घटना के कारण आंशिक अक्षमता पर 37,500 रुपए का बीमा और दुर्घटना की वजह से मृत्यु होने या पूरी तरह से अक्षम होने पर 75,000 रुपए के बीमे का प्रावधान होगा। ये योजना ग्रामीण और शहरी BPL परिवारों या गरीबी रेखा से मामूली ऊपर के परिवारों को फायदा पहुँचाएगी। The state government proposes to launch the ambitious housing scheme named Paridarshini Awas Yojana in the budget for the year 2013 and 14 to facilitate the housing delivery in the rural area. The objective of the scheme is to achieve housing delivery in a rural area. BPL housing householding or family marginally above the poverty line. साल 2013-14 के लिए बजट अनुमानों में 2,443.23 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा और 8,975.97 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। केंद्र में यूपीए की ही तरह 2014 के चुनाव से पहले हरियाणा सरकार का ये अहम बजट है। जनता को कितना फायदा पहुंचा है, सरकार को कितना पहुंचेगा, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्ञानचंद गुप्ता, जो भाजपा नेता हैं, डॉक्टर केवी सिंह, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के सलाहकार हैं, और बृजमोहन, जो दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं। लेकिन बजट पर चर्चा शुरू करने से पहले राजनीतिक दलों की भी राय इस बजट पर जान लेते हैं। पीपल सेंट्रिक, मतलब आम आदमी के हित का, हर वर्ग का जो है, जो सोसाइटी के, समाज के हर वर्ग का हित में ये बजट दिया है और हर वर्ग के बेनिफिट्स में बहुत सारी स्कीमें लेके आए हैं। जैसे
हमारा जो हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को छत का प्रावधान करना, खास तौर पे गरीब आदमी। तो गरीब से गरीब जो आदमी है उनको गांव में प्रियदर्शनी आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख मकान बनाने की जो उन्होंने प्रावधान किया है, 350 करोड़ रुपए का उसमें बजट में प्लान किया है। बाकी पैसा जो है हुडको से टाई अप करेंगे। इसी प्रकार से 1.5 लाख मकान जो शहर में जो गरीब आदमी हैं उनको बनाने का प्रावधान किया है। और आम आदमी बीमा योजना के लिए किया है, उसमें आम आदमी देहात में भी और वहाँ आम आदमी बीमा का लाभ उठा सके उसके लिए भी प्रावधान किया है। इस प्रकार से और शेड्यूल कास्ट जो हैं हमारे उसमें पॉपुलेशन तो 19.35 हैं, 19.35 हैं, लेकिन बजट एलोकेट जो किया है 3,761.20 करोड़ का किया है, जो कि 20.90% बजट जो है प्लान बजट का एलोकेट किया है। ये केवल मात्र लोगों को लुभाने के लिए इन्होंने इस किस्म का बजट दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि इन्होंने पिछले 5 साल में लगातार कर्ज लेकर के आज हरियाणा प्रदेश को पूरी तरह से कर्ज में डुबोने का काम किया है। हालत यह है कि आज भी जो बजट पेश किया गया है उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए के नए कर्ज लिए गए। इसमें ये मान के चलो कि जो बजट आज पेश किया गया है उसमें 30% पैसा जो है वो ब्याज में चला जाएगा और बाकी जो पैसा है वो पैसा आप ये मान करके चलो कि तनख्वाहों में बढ़ जाएगा। ये जो इन्होंने घोषणाएं करी है बजट में अलग अलग तरह की कि हमने अनेक जगह पे बजट में नई नई सैंक्शन दी है, नया पैसा दिखाया है, वो केवल मात्र घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगा। नहीं, इसमें बिल्कुल भी विज़न नहीं है इस बजट में। और जो लोग आज जिन मूलभूत दिक्कतों से भुगत रहे हैं उसके बारे में इसमें बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। जैसे बिजली प्रायोरिटी सेक्टर है तो बिजली के मामले में एलोकेशन बढ़ाने की बजाय इन्होंने कम कर दी। अगर 67,000 करोड़ रुपए कर्जा कर दिया और आप इसमें से देखिए जो रीपेमेंट है लगभग 13,104 करोड़ रुपए तो लोन की रीपेमेंट इसकी हो जाएगी, 6,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट की रीपेमेंट हो जाएगी। तो कुछ बचता नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लोगों के ये सुधार के लिए कोई काम करेंगे, इसमें कुछ नज़र नहीं आता। खाली आंकड़ों की बाजीगरी की है और जो आंकड़े बढ़ाए गए हैं उसको रेट ऑफ इन्फ्लेशन को जोड़ के देखना चाहिए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसके हिसाब से आंकड़े कुछ भी बढ़ाए नहीं गए। कैसा है हरियाणा का बजट, इस पर चर्चा करेंगे। ज्ञानचंद जी, कैसा देखते हैं हरियाणा का बजट? क्योंकि सत्ता पक्ष तो हमेशा ही कहता है कि बड़ा जो तस्वीर पेश की जाती है वो बड़ी लुभावनी होती है। देखिए, ये जो बजट है बिल्कुल एक आंकड़ों की जादूगिरी और एक मैं इसे कहूँगा कि एक अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा आंकड़ों को सेट करके इसको प्रोजेक्ट किया गया। कमी कहाँ लगती है? कोई भी जो स्कीम है जिसके बारे में बात की है कि चाहे वो हाउसिंग के बारे में है, चाहे वो ये इंश्योरेंस के बारे में है, बीमा के बारे में है, उसके बारे में बजट का प्रावधान उनको 1.5 लाख मकान बनाने की बात की गई है। लेकिन 1.5 लाख मकान कितनी देर में बनेंगे? 1 साल के अंदर नहीं बन सकते। अभी मैं फिगर देख रहा था कि पिछले 5 साल के अंदर लगभग 20 या 25 हज़ार मकान पूरे अर्बन एरिया के अंदर, शहरों के अंदर बनाए गए हैं जी। 5 साल के अंदर ये केवल एक हमारा ये पंचकूला है, पंचकूला के अंदर पिछले 8 साल के अंदर 2000 मकान बने हैं। अब 1.5 लाख मकान बनाने की बात करते हैं और फिर बात करते हैं कि गरीबों के लिए किस प्रकार से गरीबों का गला काटने की बात होती है कि जो कीमत आज 1.25 लाख रुपया आशियाना फ्लैट्स जो अलॉटमेंट हो रही है उनकी कीमत 1.25 लाख रुपया है और उसके ऊपर 1.25 लाख रुपया इंटरेस्ट है। मेरा ये कहना है कि आप गरीबों को दे क्या रहे हैं? उधर से
ब्याज दे करके उधर से गरीबों से ब्याज मांग रहे हैं और उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। अगर आपके पास कुछ है तो गरीबों को कोई कंसेशन दीजिए, उनको कोई मकान दे रहे हैं कि आप ये कहिए कि ये हमें, हमारे मकान की कीमत हमारे 1.5 लाख रुपए पड़ती है, 50,000 रुपये हम गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, 1 लाख रुपये आप दीजिए। यहाँ तो उल्टा 1.5 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये मकान के ऊपर 1.25 लाख रुपये इंटरेस्ट है। इस प्रकार की योजनाएं जो हैं वो गरीब आदमी, एक गरीब आदमी है जो जिसकी आमदन 5,000 रुपये। डॉक्टर केवी सिंह, आप क्या कहेंगे? हम जान लेते हैं कि सरकार क्या कहती है इस पर। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज सारा विश्व जो है आर्थिक मंदी के दौर पे गुजर रहा है और देश में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो करीबन 5% रही। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने पिछले साल भी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 7.1 पे रख के, और हमने ये बजट दिया है और जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाया हमने, कोई टैक्स ना लगाकर। और जो बात ज्ञानचंद जी कह रहे हैं, मैं इनके ज्ञान के लिए बात करना चाहूंगा। ये नई स्कीम, पहली बार स्कीम लेके आए हैं जो खास तौर पे 2 लाख मकान रूरल एरिया के अंदर जी और 1.5 लाख मकान अर्बन एरिया के अंदर। ये बिल्कुल नई स्कीम है, पहली बार हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार लागू कर रही है। और जो 2 लाख मकान हम देंगे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जिसका नाम जो योजना प्रियदर्शनी आवास योजना हमने रखा है जी। उसके अंदर 91,000 रुपया हरियाणा सरकार अपनी जेब से देगी, किसी एक आदमी से कोई एक पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन ज्ञानचंद जी ये कह रहे हैं कि समय सीमा नहीं होती, मतलब सालों लग जाते हैं। नहीं, समय सीमा है जी। 2 साल के अंदर हमने वायदा किया है बजट के आपके सदन में कि 2 साल के अंदर हम ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख मकान देंगे और शहरी क्षेत्र में हम 1.5 लाख मकान देंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस साल के बजट में हमने 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जी। और उसके बाद जो हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमने एक नई जो संस्था तैयार की है जिसका नाम है हरडा, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे हुड्डा है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरीके ग्रामीण क्षेत्र में वो हम हुडको से टाई अप करके वहां से लोन लेके, और अगर हमारे उसमें हम मकान बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मतलब सरकार ने कुछ इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए सोचा हुआ है कुछ। दूसरा, अर्बन क्षेत्र में भी हम जो 1 लाख रुपए तक का लोन का है उनको 5% इंटरेस्ट में भी सब्सिडी देंगे जी। और एक नई स्कीम के अंदर हम प्राइवेट पीपी मोड पे लेके आ रहे हैं, और जिसमें जो भी प्राइवेट प्लेयर आएगा उनको हम CLU में कंसेशन है, EDC में कंसेशन है जी। उसके जितने भी लाइसेंस है उसमें कंसेशन है, ताकि गरीब को अर्बन एरिया में एक सुविधा 300 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया का एक मकान मिल सके। इस पे भी बात करेंगे। बृजमोहन, सत्ता पक्ष हमेशा अपने बजट को बहुत अच्छा बताता है और लोकहित वाला बताता है, विपक्ष हमेशा उसकी आलोचना करता है। इन सब से परे हटकर आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, इसमें कुछ ज्यादा इन्होंने प्रोमिसेस भी नहीं किए। कम से कम कल का जो चुनावी बजट की उम्मीद की जा रही थी लेकिन आया नहीं, इसमें प्रोमिसेस भी नहीं है। जनरली होता ये है कि 1 साल के बाद चुनाव होने, 2014 में लोकसभा के भी चुनाव होने और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने, तो इन्होंने कुछ वायदे भी ऐसे नहीं किए कि जिनको पूरा करने में इनको काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन ये देख के साफ लग रहा है कि ये बगैर ज़्यादा रिस्क लिए हुए ये 1 साल काट लेना चाहते हैं, 2013। और अभी अगर हो सकता है कि अभी इन्होंने कोई कर की घोषणा नहीं की है, लेकिन बजट के बाद कुछ हो सकता है, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं, क्योंकि जो स्थिति, आर्थिक स्थिति पूरे देश की अच्छी नहीं है, हरियाणा की भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि घाटे का बजट है और जो ये अनुमान लेके चल रहे हैं कि विकास दर जो हासिल करेंगे शायद वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। जैसा कि एक सिंह साहब कह रहे थे कि 7.1% के आसपास में विकास दर रहने की संभावना है अभी इस साल यही रही है, स्टेट की है और इससे आगे ये जाना चाहते हैं। लेकिन लोग जो आलोचक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा जैसे छोटे स्टेट के लिए आपको जो विकास दर है वो ज़्यादा हासिल करना चाहिए। जो लास्ट ईयर जो था वो 9 पॉइंट समथिंग के आसपास था, तो 7% मान के चल रहे हैं, तो जो अभी चल रहा है फिलहाल, तो ऐसा क्यों है? इस चीज़ को आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं? छोटा सा स्टेट है, कॉम्पैक्ट स्टेट है, गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, तो वहाँ विकास दर का लक्ष्य आपका यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। स्टेट छोटा है तो खर्च भी आपको घटाना चाहिए। हमारे साथ इनेलो नेता अशोक अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आज जो हरियाणा का बजट आया है, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? हरियाणा प्रदेश की सरकार की एक आदत बन गई है कि शुरू में तो टैक्स फ्री बजट का नाम देते हैं जी,
जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है नेक्स्ट डे ही टैक्स लगाने शुरू कर देते हैं। पिछले साल भी इन्होंने टैक्स फ्री बजट दिया था जी। उसके बाद 3 बार बिजली के रेट बढ़ा के 2500 करोड़ का बोझ हरियाणा प्रदेश के कंज्यूमर में डालने का काम किया। बसों भाड़े बढ़ा दिए, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी। तो ये टैक्स फ्री बजट जो बताते हैं ये काम है। और हरियाणा प्रदेश की फाइनेंशियल पोजीशन इस बजट में साफ दर्शाई गई कि हरियाणा प्रदेश से 67,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा हो गया जी। और जो बजट आपने वित्त मंत्री जी ने पेश किया, इस बजट का लगभग 29-30% जो शेयर है ना वो रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट में चला जाएगा जी। तो और इसका मतलब ये है कि अगले साल और कर्जा बढ़ेगा। तो ये किस प्रकार का तो प्रदेश को कहाँ ले जाने चाह रहे हैं। जब हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था 2004 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 23,000 करोड़ का कर्जा था, यानी कि 38 साल में तो 23,000 करोड़ और अब 23,000 करोड़ से बढ़ के 67,000 करोड़ तक। जी अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे आपके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि बाद में टैक्स लगा दिए जाते हैं और आज तक ऐसा कभी भी पिछले 8 साल में नहीं हुआ जी। जहाँ तक बिजली के बढ़ाने की बात है, ये तो एक अलग से अथॉरिटी बनी हुई है और जो ये सेंटर का हमेशा डिसीजन है उसके लिए पावर जो अलग यूटिलिटी 3 यूटिलिटी बनी हुई है और उसके हिसाब से वो अथॉरिटी टैरिफ तय करती है। उसके बावजूद भी हमने ऐसे हालात है कि 25 पैसे जो है किसान को आज भी 25 पैसे बिजली हम ट्यूबवेल पे दे रहे हैं, चाहे कि हालात हमें कम भी हो तो बाहर से खरीदनी भी पड़ी, उसके इंस्पाइट ऑफ दैट हम 25 पैसे दे रहे हैं। सिर्फ कर्ज की भी बात जहाँ कर्जे की नहीं, हाँ बिल्कुल कर्जे की जहाँ तक बात है, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। क्या टाटा रिलायंस कर्जा नहीं लेते? आप भी शायद कार खरीदनी हो तो लोन लेना पड़ता होगा आपको भी, पर हमारी जो रीपेमेंट की जो है शक्ति है वो सही है और वो उसको मैं प्रूव करता हूँ कि फॉर सस्टेनेबल डेबिट मैनेजमेंट द 12th फाइनेंस कमिश्नर रिकमेंडेड दैट इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट ratio should be 15% instead of 18% prescribed by the 11th Finance Commission. In Haryana, this ratio has observed 12.71. अभी हम तो हमारी और दूसरा अगर हम हालात हम अगर कर्जा ले रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ उसका कैपिटल खड़ा कर रहे हैं। सड़क बनाने के लिए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं, पावर प्लांट लगाने के लिए कोई कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं, वो कैपिटल है, हमारा कैपिटल खड़ा हो रहा है, उससे हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो डेवलपमेंट होगा। जी ज्ञानचंद जी आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि टैक्स फ्री बजट, चट्टा साहब ने भी कहा कि ये टैक्स फ्री बजट है। जो अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि बिल्कुल पिछले साल के अंदर 3 बार बिजली के रेट बढ़े और उससे लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ा। इसी प्रकार से सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लेकर के आई। पहले प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था। अब प्रॉपर्टी टैक्स ऊपर जो चाहे वो शहर के अंदर है, छोटे शहर के अंदर है, बड़े शहर के अंदर है, सबके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। उसके बाद अभी एक नया अपार्टमेंट एक्ट आया। अपार्टमेंट एक्ट के अंदर जो अपार्टमेंट के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर 5-5, 6-6 लाख रुपए की पेनल्टी इन्होंने लगा दी है और बिना कोई जानकारी लिए कि बिना कोई वहाँ पर किसी से डिस्कशन किए। तो इस प्रकार के टैक्स। और दूसरा जो केंद्र की तरफ से टैक्सेस आ रहे हैं, टैक्सेस इन द सेंस कि आप पेट्रोल के रेट है, डीजल के रेट है, चाहे वो हर रोज गैस के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी तो एक प्रकार से जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है। जनता जो है वो इस महंगाई की मार से बिल्कुल त्रस्त है। और आज जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, तो मैं समझता हूं कि जनता को बहुत ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। जनता सब कुछ जान रही है कि किस प्रकार से आज हम टैक्स फ्री बजट कह करके, पहले होता था कि जब बजट पेश होता था तो बहुत सारी आशाएं होती थी कि शायद इस टैक्स के अंदर कोई रिबेट मिलेगी या टैक्स के अंदर कोई कमी आएगी। लेकिन आज जो बजट है केवल एक सीए के द्वारा तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और उसके पश्चात की जरूरत नहीं। जब टैक्स ही नहीं लगाया तो रिबेट की बात कहाँ है? टैक्स ही नहीं लगाया हमने। टैक्स लगा ना, टैक्स लगाया नहीं हमने। आपने अभी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये दूसरे टैक्सेस की बात कर रहे हैं जो बाद में लगाए जाते हैं। हमने कंसेशन आज से
एक मिनट, जब इनकी सरकार थी, जब ये इनेलो के पार्टनर थे जी, जो ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी इनकी पार्टनर थी। मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इनका बजट था, पहला बजट था सिर्फ 1800 करोड़ रुपए का, और जब आखिरी बजट इन्होंने पेश किया 2200 करोड़ रुपए का, उसमें भी पूरा अचीव नहीं कर पाए। तो आप एक मिनट सुनो, हम 2200 करोड़ से लेकर उसके लिए भी आज हम जो प्लान बजट है, हम 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया और टैक्स भी नहीं लगाया। अशोक अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए। ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना जी कि कोई टैक्स नहीं लगाया, रेगुलेटरी कमीशन करते हैं जी, तो बसों का भाड़ा किसने बढ़ाया था, प्रॉपर्टी टैक्स किसने लगाया था? दूसरा जो ये बसों का जब डीजल थोड़ा बहुत बढ़ेगा, आपको डीजल का भी तो रेट कितना बढ़ा, ये भी तो आपको आप ये कह रहे हो कि इनका प्लान बजट कम होता था, तो अब कर्जा कितना होता था? ये सारा कर्जा लेके तुम बजट में लगाए जा रहे हो, अपने पास से क्या लगाए जा रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ कर्जा जो मैं कैपिटल क्रिएट करने के लिए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। टाटा भी लेता है, रिलायंस भी लेती है, हर सरकार लेती है, यहाँ तक कि बीजेपी की कोई सरकार उठा के देख लो, अगर उन्होंने कर्ज ना लिया हो, पर कर्ज रीपेमेंट करने की हमारी शक्ति है और हम बिल्कुल सही तरीके से पे करते हैं। आपके तरफ प्लान जो लगाए हैं वो लगातार एक साल से खराब मशीनरी की वजह से बंद पड़े रहते हैं, कहाँ खर्चा हो रहा है? मसले बहुत सारे हैं। बृजमोहन, जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बजट को लेके, क्योंकि बात वही है कि सत्ता पक्ष अच्छा कहता है, विपक्ष आलोचना करता है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल तय है कि बजट पेश किया जा चुका है और पिछले दरवाजे से जो डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, 1 रुपया 40 पैसा बढ़ गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या सरकार कहां से इसकी भरपाई, आदमी के लिए तो बहुत बढ़ रही है। ये जो महंगाई का फ्लो है, ये तो पूरे देश में एक समान रूप से भर रहा है, ये जिस तरह से आ रहा है, तो हरियाणा भी उससे मुझे लगता नहीं कि अछूता है। और इसमें इन्होंने कर्ज नहीं, जो टैक्सेस नहीं लगा, कर मुक्त व्यवस्था की इन्होंने बात की है कि कर हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स और बढ़ेगा, डीजल के प्राइसेस जैसे हर महीने बढ़ रहे हैं, तो बसों के किराए बढ़ेंगे। ये सब तो मुझे लगता है कि ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको रोक नहीं सकते ये। क्या लगता है, चुनाव को, आने वाले चुनाव में कैश हो सकता है ये बजट या नहीं? मुझे लगता है कि इस बजट की बात ना करें, जो जितने भी बजट अभी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आए, अभी केंद्र का बजट आया, अभी पंजाब का बजट आना, तो जितनी भी बजटें अभी बनने जा रही हैं, जितनी भी सरकारें बना रही हैं, तो उसमें टैक्स कहीं भी लेवी नहीं किया जाएगा। ये सारी सरकार एक तरह से चुनाव मोड में आ गई है। हरियाणा सरकार ने भी जो बजट आज पेश किया है, कर मुक्त बजट है, आम आदमी को फोकस में रख के सारा कुछ किया गया है, गरीबों के लिए, चाहे शहरी गरीब हो या गांव में रहने वाले गरीब हो, तो फोकस आम आदमी है, आम आदमी को फोकस और किया गया। सरकार को जो नजर आ रहा है सिर्फ वोट ही नजर आ रहा है, चलिए अब कुछ भी नजर हमारा बजट कभी पिछले 8 साल में चुनाव को, हमारा हमेशा बजट आम आदमी के लिए रहा, साल भर तो अब रहा, कभी भी चुनावी बजट हमने पेश किया, क्योंकि हमने इतने अच्छे काम किए हैं, चाहे शिक्षा है, आज 19 लाख 19.5 लाख लोग बच्चों को हम वजीफा दे रहे हैं। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां इतना वजीफा। डॉक्टर साहब, अभी भी पंचकूला जैसे शहर में लोग, जो बच्चे हैं, वो टाट के ऊपर, जमीन के ऊपर, ये समस्याएं भी सुधरनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। 8 साल में भी हमने कोई और आज का डिबेट हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।